देखो, वंशागति का आणविक आधार। क्या? वंशागतिकी का आणविक आधार, इसमें ये ध्यान रखो। सबसे पहले आपको इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें दो वर्ड पढ़े होंगे। एक तो पढ़ा आनुवांशिकी। क्या पढ़ा? आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। किसे कहते हैं भाई? कौन बताएगा? आनुवांशिकी किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? आनुवांशिकी किसे कहते हैं? क्या है आनुवांशिकी? नहीं बता सकते? देखो, आनुवांशिकी जो शब्द यूज में लिया था, ये शब्द दिया था बेटसन ने। किसने दिया? बेटसन ने दिया। बेटसन नाम का एक साइंटिस्ट दिया, है ना, नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने आनुवांशिकी शब्द दिया, ठीक है। बेटसन को आधुनिक आनुवांशिकी का जनक भी कहते हैं। आनुवांशिकी का जनक तो है ग्रेगर जॉन मेंडल, पता है आपको, लेकिन जो मॉडर्नाइजेशन जो जेनेटिक्स है उसका जनक बेटसन है। कौन है? बेटसन है, ये ध्यान दें, ठीक है ना। तो क्या सर आनुवांशिकी है क्या? आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो साइंस की जो ब्रांचेज होती है वो 3 ब्रांचों के अंदर बांटा गया, 3 शाखाओं में बांटा गया था, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान बांटा था। ऐसे ही जीव विज्ञान शाखाएं होती। अभी 11th-12th के अंदर आप जब पढ़ रहे हो तो एक एक चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे आनुवांशिकी, वंशागति का आणविक आधार, ठीक है ना। जब आप एमबीबीएस करोगे या मान लो कुछ आगे ग्रेजुएशन करोगे तो आपके हर चैप्टर जो है ना, एक एक दो दो चैप्टर, उन चैप्टर को मिला करके एक एक पूरी किताब आ जाएगी, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ये ब्रांच है, शाखा है इसकी, जीव विज्ञान की है, जीव विज्ञान। लिखने की शैली भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आनुवांशिकी आ जाए भाई, आनुवांशिकी क्या है? तो हम कह सकते हैं जीव विज्ञान की शाखा। किसकी शाखा है भाई? जीव विज्ञान की शाखा है, यानी ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है। एक किताब है बायोलॉजी की जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है। किसका भाई? किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवांशिकी लक्षणों, आनुवांशिकी लक्षणों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन किया जाता है, विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? आनुवांशिकी कहेंगे। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकी लक्षण और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। मतलब हर किताब जो हर टॉपिक है उसकी एक न एक किताब मिलेगी। आप जैसे आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो आनुवांशिकी की किताब अलग है, कोशिका विज्ञान की किताब अलग है, एम्ब्रियोलॉजी जो भ्रूणी की है, जो आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था आपने, है ना, प्रजनन वाला चैप्टर, उसकी किताब आपको अलग मिलेगी। सबकी किताबें आपको क्या मिलेगी? अलग अलग मिलेगी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकी लक्षणों और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी शब्द दिया था बेटसन ने। किसने दिया? आनुवांशिकी का जनक होता है ग्रेगर जॉन मेंडल, बट आनुवांशिकी का आधुनिक जनक होता है बेटसन। कौन होता है? बेटसन होता है। का सर फिर आनुवांशिकता क्या है, वंशागति क्या है? ठीक है ना, वंशागति का मतलब होता है आनुवांशिकी लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होना। आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर
क्या कहलाता है भाई? वंशागति कहलाता है ना। अब का सर हमारे पास दो चीजें आ गई, एक तो आ गई आनुवांशिकी लक्षण और दूसरा आ गया विभिन्नताएं। तो क्या आ गई? विभिन्नताएं। आनुवांशिकी लक्षण को हम बोलेंगे वंशागति या आनुवांशिकता, ये ध्यान रखें। वंशागति भी कह सकते हैं या इसे क्या बोल सकते हैं, आनुवांशिकता कह सकते हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग है। आनुवांशिकी अलग चीज है, आनुवांशिकता अलग चीज। आनुवांशिकी अलग चीज है, आनुवांशिकता अलग चीज है। आनुवांशिकी एक ब्रांच है, एक शाखा है जीव विज्ञान की। आनुवांशिकता है ना पीढ़ी दर, आनुवांशिकी लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होना आनुवांशिकता कहलाते हैं। इसलिए दोनों की मीनिंग भी अलग अलग है, ध्यान रखें। हिंदी में तो वर्जन ऐसा है कि कुछ पता नहीं चलता हमें कि आनुवांशिकी है या आनुवांशिकता है। तो बोर्ड का जो पेपर आता है वो बाईलैंग्वेज आएगा, हिंदी में आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। अगर हिंदी वाला टर्म समझ में नहीं आवे तो इंग्लिश वाला देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो इसमें आनुवांशिकता को बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। आनुवांशिकता शब्द दिया था स्पेंसर ने। किसने दिया? स्पेंसर ने शब्द दिया था। आनुवांशिकता का मतलब होता है आनुवांशिकी लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होना, आनुवांशिकता या वंशागति है। अब बात रही विभिन्नता की। विभिन्नता वेरिएशन जो है, एक छोटा सा क्वेश्चन बनता, आप पढ़ा होगा किताब के अंदर कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन महत्वपूर्ण होता है। किताब को पढ़ के देखना, एक लाइन आई हुई है, ठीक है ना। किताब की हर लाइन पढ़ो, एनसीईआरटी की, ये ध्यान रखें। बोर्ड का एग्जाम भी आपके क्या है, बोर्ड का है तो परसेंटेज भी बढ़ाना है ना। उसमें एक लिखा हुआ है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन महत्वपूर्ण है ना, लाभकारी है। क्यों? रीजन बता सकता कोई? अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन क्या है? लाभकारी है। क्यों है भाई? बता सकते? ये विभिन्नताओं का ही कमाल है, ध्यान रखें। यहां से स्टार्ट हो जाता है। बता सकता कोई? अलैंगिक क्वेश्चन आ जावे, अलैंगिक जनन की अपेक्षा, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन, लैंगिक जनन लाभकारी होता है। कैसे? ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो बता सकते हो भाई क्यों? क्यों लाभकारी होता है? जवाब दो भाई, पढ़ लिया तो जवाब दो, हम चलेगा नहीं। देखो, पहले पुरानी किताब में एक टॉपिक था लैंगिक जनन की उत्पत्ति, है ना। अगर हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहना है तो लैंगिक जनन आवश्यक, लैंगिक जनन आवश्यक है। अगर हमारे अंदर अलैंगिक जनन होता तो अभी तक हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता। लैंगिक जनन जो होता है वो हमें विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में अनुकूलता धारण करवाता है। जो प्रतिकूल परिस्थितियां आ रही है उनके लिए अनुकूलताएं धारण कराने का काम लैंगिक जनन करता है। कौन करता है? रीजन क्या है? रीजन यह है कि लैंगिक जनन में विभिन्नताएं क्या होती है भाई? विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, ठीक है। जो जीवों में प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन यापन के लिए आवश्यक है। जीवन यापन के लिए क्या है?
आवश्यक है का कैसे सर? ये क्यों आवश्यक है, विभिन्नताएं क्यों आवश्यक है? जब वेरिएशन आएगा तब हम अगली पीढ़ी के अंदर जीवित रह पाएंगे, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियां हर समय, जो परिस्थितियां होती है वो हर समय चेंज होती रहती है। और एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं आपको कि आज से आप अबाउटली 50-100 साल या 200 साल 300 साल पहले जाओ, जब पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत कम था। आज टेम्परेचर कितना पड़ रहा है कि नहीं? 48 डिग्री सेल्सियस से 49 50 डिग्री सेल्सियस पे वो हो रहा है कि नहीं हो रहा? फिर भी हम जीवित हैं। अगर आज से पहले अबाउटली 50 साल 100 साल पहले अगर 48 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर होता तो हमारे जो दादाजी परदादाजी मर जाते थे धूप से ही, नहीं मर जाते थे? लेकिन हम नहीं मर रहे। रीजन है कि हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ रहा है। इम्यूनिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? भाई आज हम 48 डिग्री सेल्सियस पे जीवित हैं, तो हमारे जो जीन ट्रांसफर होंगे बच्चों के अंदर, तो वो 48 तो उसके लिए नॉर्मल हो जाएगा, है कि नहीं है? तो प्रतिकूल परिस्थितियों में ये लैंगिक जनन में ही होता है, अलैंगिक में तो जीन स्थानांतरण होता नहीं है कि नहीं है? तो जितनी प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी उसमें जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि लैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। क्या होती है? वेरिएशन आता है, ठीक है ना? अगर एक कोई बच्चा है तो उसके आधे लक्षण माता के, आधा लक्षण पिता के हो गए और खुद के भी नए लक्षण हो गए, तो कितना वेरिएशन आया, है कि नहीं है? जैसे मैं बता दूं आपको, लैंगिक जनन, जैसे मच्छरों की बात कर रहे हैं अपन, एक स्पेशली दवा, मान लो पास में तालाब है और वहां पे मच्छर खूब सारे हो गए हैं, ठीक है? हम मार्केट से दवाई लेके आए और उन मच्छरों को मारने की कोशिश की। 100 मच्छर थे मान लो, में से 90 मच्छर मारे गए। 10 मच्छर ऐसे थे जो किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में घायल होकर के वापस ठीक होकर के लगभग थोड़े थोड़े करके ठीक हो गए, ठीक है ना? और उसके अंदर रिप्रोडक्शन हुआ। वापस दूसरे साल या दूसरी उसकी पीढ़ी जब थी, वापस मान लो 100 मच्छर हो गए, ठीक है? वापस वही दवा लेके आए हम मार्केट से और उन्हीं का छिड़काव किया, तो अबाउटली 40-50 मच्छर मरेंगे। 40-50 मच्छर है जैसे रह जाएंगे, क्योंकि उनके माँ बाप से क्या आ गई? इम्यूनिटी ट्रांसफर हो गई कि नहीं हो गई? फिर 50 मच्छर वापस 100 हो गए मान लो, ठीक है ना? फिर मार्केट से वही दवा लेके आए और उन्हीं का छिड़काव किया, तो 5-10 मच्छर मरेंगे, 90 मच्छर क्या रह जाएंगे? है जैसे रह जाएंगे। ये सारा किसका कमाल है? लैंगिक जनन का। किसका कमाल है? लैंगिक जनन का कमाल है। वेरिएशन आता है, क्या आता है? इसीलिए भाई अलैंगिक जनन की अपेक्षा अलैंगिक जनन हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित नहीं रख पाएगा। इसलिए आपको पता होगा अलैंगिक जनन मैक्सिमम कब होता है? अनुकूल परिस्थितियों। कब होता है? और लैंगिक जनन कब होता है? प्रतिकूल परिस्थिति में। ये ध्यान रखें, ठीक है ना? तो हमने बात की वंशागति, इसकी बात कर रहे हैं, वंशागति की बात कर रहे हैं, यानी इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, आनुवंशिकता की बात कर रहे हैं। तो एक तो वेरिएशन हो गया और एक आनुवंशिकता हो गया। अब क्या सर आनुवंशिकता, इसमें इसी चैप्टर आनुवंशिकता में क्या भाई, जो आनुवंशिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, वो क्या है? वो क्या है? तो इससे पहले आपके टॉपिक में आपको पता होगा न्यूक्लिक अम्ल, एक नहीं है? न्यूक्लिक अम्ल की बात करते हैं अपन पहले, फिर अपन आगे की बात करेंगे। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है? न्यूक्लिक एसिड जो होता है, इसकी खोज की थी, खोजकर्ता कौन था भाई? फ्रेडरिक मिसर, ठीक है? और किस में की भाई? मवाद की कोशिकाओं में। किस में की? मवाद की कोशिका में इसकी खोज की थी। और नाम क्या दिया? नाम क्या दिया? इसका नाम दिया इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियन। क्या नाम दिया? न्यूक्लियन नाम दिया। फिर अगला साइंटिस्ट आया कौन? आल्टमान आया। कौन आया? आल्टमान आया। और आल्टमान ने सोचा
आल्टमान ने इसका टेस्ट किया, ये न्यूक्लियन है क्या, न्यूक्लियन है क्या। तो देखा कि ये न्यूक्लियन जो है इनकी प्रकृति अम्लीय है। क्या है, यानी अम्लीय प्रकृति का होता है। क्या होता है, अम्ल सार साए, उसमें केमिस्ट्री में पढ़े हो गए आप, है ना। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, स्वाद में खट्टे होते हैं, ऐसा पढ़ा था, अम्ल, ठीक है ना। तब इसका वेरीफाई किया आल्टमान ने, कहा भाई ये एसिड है। क्या है, तो क्यों ना इसका नाम चेंज कर दिया जाए, न्यूक्लियन से क्या नाम दे दिया जाए, न्यूक्लिक अम्ल दे दिया जाए। आल्टमान ने इसका नाम दे दिया न्यूक्लिक अम्ल दे दिया। क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक अम्ल दे दिया, ठीक है ना। न्यूक्लिक अम्ल का फिर सर, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं पता है आपको, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं भाई, बहुत बढ़िया, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, एक तो होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। एक तो हो जाएगा डीएनए और दूसरा हो जाएगा आरएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या है भाई, कौन बताएगा, डी आगे ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, एक तो ये हो गया और ये हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक अम्ल। यानी 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। एज मत लगाना, राइबोज, कई बार क्या गलती कर देते हैं, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एज लगते ही वो शर्करा बन जाती है। क्या बन जाती है, तो अभी एज नहीं लगाया है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है, कई बार ऑप्शन में आएंगे क्वेश्चन, ऐसा आजकल ऑप्शन वाले आने लगे बोर्ड में भी, ठीक है ना। और फाउंडेशन वैसे कर रहे हो तो नीट में भी आ सकता है। आप सोचोगे यार अब राइबोज है, एक राइबो है, यहाँ पे अपन कंफ्यूजन हो रहे हैं अपन, क्यों कई बार चीजें जो आती है ना ज्यादा छोटी क्लासों से पढ़ता है ना, तो उस पर अपन गौर नहीं करते हैं, है ना। उस पर गौर कब करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब, फिर वहां माथा कुचरते हैं, अरे यार अपन ने थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार देख लेते तो गड़बड़ नहीं होता, अभी है कि नहीं है। तो अभी थोड़ा इंडिकेट कर लो इसके अंदर कि जो डीएनए की फुल फॉर्म होगी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होगी। और डी का मतलब आप जानते ही हो, टी, टी कार्बोक्सिलेशन, 11th क्लास में पढ़ के भी आए हो तो उसमें चक्र के अंदर, केल्विन चक्र वगैरह, उसके अंदर डी, डी शब्द आ जाओ, इसका मतलब है कोई मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। डी हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या हो गया, एक हाइड्रोजन का अणु क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो डी ऑक्सी, डी आ गया, ऑक्सी आ गया, क्या निकल रहा है, एक ऑक्सीजन बाहर है कि नहीं है। अगर राइबोज शर्करा से एक ऑक्सीजन बाहर निकाल दें तो क्या बन जावे, डी ऑक्सी राइबोज जावे, एक नहीं बन जावे, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले हम न्यूक्लिक अम्ल की बात करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए आरएनए की बात करें अगर, तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो, अगर हम पूरे न्यूक्लिक अम्ल की संरचना देखें नॉर्मली, न्यूक्लिक अम्ल ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है भाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पोली शब्द केमिस्ट्री में पढ़ा, पोली, ये देखो यही चैप्टर केमिस्ट्री में है, समझना मेरी, यही चैप्टर बोर्ड के अंदर सबसे ज्यादा नंबर का है बायोलॉजी में। सेम चैप्टर केमिस्ट्री में भी पढ़ो, 2 सब्जेक्ट का ये टॉपिक क्लियर हो रहे, ध्यान रखना, ठीक है ना। केमिस्ट्री में लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का, तो ध्यान दो इसमें, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पोली मतलब बहुत सारे, है ना, न्यूक्लियोटाइड का एकलक, न्यूक्लियोटाइड का एकलक मोनोमर, खूब सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके क्या बनाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाता है। क्या बनाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाता है, ठीक है ना। अब अगर हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी अनेक न्यूक्लियोटाइड जुड़कर क्या बनाता है,
पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाता है। क्या बनाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना। अब का सर न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना किसका होता है? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? तोड़ के देखो, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, है कि नहीं है? कोई चीज किसकी बनी होती है? मैं कह दूं ये दीवार किसकी बनी होती है, सर हमें पता नहीं, हो सकता है ईंट की भी बनी होवे, हो सकता है पत्थर की बनी होवे, हो सकता है कि आरसीसी के कंक्रीट बनी होवे। देंगे तो पता चलेगा किसकी बनी, है कि नहीं है? चलो अपन तोड़ के देख लेते पहले, बाद में अपन बनाना तो फॉर्म तो है किताब के अंदर किससे बना हुआ है, लेकिन पहले अपन तोड़ के देखें। तो तोड़ के देखेंगे, देखो अगर हम ये न्यूक्लियोटाइड लेवें, न्यूक्लियोटाइड, और आपको पता होगा एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ा था 11th में, कोई एंजाइम है वो सब स्ट्रेट के पीछे एज लगा दे तो उसका ही एंजाइम विघटन करेगा। जैसे डीएनए तो डीएनएज, आरएनए तो आरएनएज, है कि नहीं है? सेलुलोज का पाचन करना तो सेलुलेजेज, ऐसा ही होगा। काइटिन का पाचन करता तो काइटिनेज, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? तो चलो हम तोड़ते हैं इसको, है ना। न्यूक्लियोटाइड के अंदर एंजाइम डालते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड है तो इसके अंदर एंजाइम डालते हैं न्यूक्लियोटाइडेज। क्या डालते हैं? न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम डालते हैं। न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम डालते ये टूटेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ये किस में टूट गया भाई? ये टूट गया फॉस्फोरिक अम्ल में। किस में टूट गया? फॉस्फोरिक अम्ल के अंदर टूट गया, और न्यूक्लियोसाइड में टूट गया। क्या टूट गया? न्यूक्लियोसाइड में टूट गया। यानी न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में टूट गया। किस में टूट गया? इससे फॉस्फोरिक अम्ल अलग हो गया। ठीक है। अब आप न्यूक्लियोसाइड के अंदर डालोगे कौन सा एंजाइम? न्यूक्लियोसाइडेज। कौन सा एंजाइम डालोगे? न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम डालोगे तो ये किसके अंदर टूट जाएगा भाई? ये शर्करा के अंदर टूट जाएगा, और किसके अंदर टूटेगा भाई? नाइट्रोजनी सारक के रूप में टूट जाएगा। ठीक है ना। नाइट्रोजनी सारक के रूप में क्या हो जाता है? टूट जाता है। कहा सर सारक क्यों लिखा? सार भी लिख देते, है ना। सारक और सार में भी अंतर है। क्या अंतर है बताओ? ऐसे सारक, ध्यान रखना, ऐसे सारक जो जल में घुलनशील होवे वो सार कहलाते हैं, सार कहलाते। सारे सार सारक नहीं होते, ये ध्यान, सारे सार सारक होते लेकिन सभी सारक सार नहीं होंगे, ये ध्यान रखें। ठीक है ना। जो जल में घुलनशील होंगे उसके प्रति हम सार लिखेंगे, जो जल में नहीं घुलेंगे उसके प्रति क्या लिखेंगे? सारक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सारक। तो नाइट्रोजनी सारक होगी। क्या होगी? लिखने का, किताब के अंदर लिखने का हमेशा ये मत सोचो क्या है ऐसे छप गया होगा, क्या है एक ही बात होगी। किताब जो छापी ने, अपन से बहुत बहुत एक्सपीरियंस होल्डर थे तब उन्होंने किताब छापी है। ठीक है ना। प्लस इतने साल हो गए पढ़ते हुए पढ़ाते हुए, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर को तब किताब पढ़ी थी, एक नहीं पढ़ रहे हैं। किताब में मिस्टेक हाँ होती है, कोई प्रिंट मिस्टेक हो गई, लेकिन जो चीज़ें ऑथोरेटिक बार बार दी हुई होती है, बार बार लिखा हुआ होता है ना, इसका मतलब है कोई ना कोई उसके अंदर चीजें है कि नहीं है? तो नाइट्रोजनी सारक। अब हमने कहा अगर हम यहाँ पे ध्यान रखना, अगर न्यूक्लियोटाइड हमारे रूप में दो चीजें के रूप में थी, या तो किसके रूप में था, या फिर किसके रूप में था? अगर मान लो, ध्यान रखना, अगर हमने डीएनए का डाइजेशन किया, डीएनए को तोड़ा, तो यहां शर्करा कौन सी मिलेगी हमें? डी ऑक्सी राइबोज। अब बोझ लगाना, जे लगाना है, ध्यान रखना, राइबोज शर्करा। और अगर मान लो यहां पे हमने किसका डाइजेशन किया? आरएनए का किया, तो ये न मिलकर के क्या मिलेगी? राइबोज शर्करा। समझ गए? हो गया। नाइट्रोजनी सारक भी दो प्रकार के होते हैं, ये पता आपको? प्यूरिन और पायरिमिडिन। अगर हमने ध्यान रखना प्यूरिन और पायरिमिडिन, यानी मैं यहां लिख दूं प्यूरिन और पायरिमिडिन, अगर मान लो हमारे पास डीएनए था, क्या था?
अगर मान लो हमारे पास डीएनए था तो प्यूरिन में क्या होगा भाई, एडिनिन और ग्वानिन होगा। अगर आरएनए था तो भी प्यूरिन में क्या होगा, सेम होगा। अगर हमने डीएनए लिया तो यहां पे क्या होगा भाई, साइटोसिन और थाइमिन होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर हमने आरएनए लिया तो यहां साइटोसिन और थाइमिन की जगह क्या होगा, यूरेसिल होगा। क्या होगा, अब हमारे पास क्लियरिफाई होगा, हो गया कि नहीं हो गया कि सर हमें डीएनए की संरचना देखनी है तो मैं कहूं मुझे पता है डीएनए के अंदर क्या क्या है। डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड में 3 घटक मिलेंगे अपन। कितने घटक मिलेंगे, एक नाइट्रोजनी सारक, दूसरा शर्करा और तीसरा फॉस्फोरिक। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सी बात है। अब नाइट्रोजनी सारक में प्यूरिन में सर ए और जी होता है और पायरिमिडीन में सी और टी होता है। शर्करा डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। फॉस्फोरिक अम्ल में तो कुछ वेरिएशन बताइए नहीं, रहे क्या डीएनए में ही होता है, आरएनए में ही होता है, तो फॉस्फोरिक अम्ल होगा। अब क्या सर आरएनए की संरचना देखनी है हमें, ध्यान रखें अगर यहाँ पे वो जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है कि नहीं है, अनुलेखन आगे पढ़ोगे, रूपांतरण, ये टॉपिक पढ़ने के लिए आपको आरएनए की संरचना पढ़नी पड़ेगी, अच्छी तरह से पढ़नी पड़ेगी, तब वो आगे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अगर सर आरएनए की संरचना पढ़नी है हमें, कैसे पढ़ेंगे, तो आरएनए में भी 3 घटक होते हैं। कौन कौन से, नाइट्रोजनी सारक, प्यूरिन में सर ए और जी होता है और पायरिमिडीन में सी और यू होगा। शर्करा होती है सर राइबोज शर्करा होगी, क्या होगी, और फॉस्फोरिक अम्ल है जैसे जैसे, है कि नहीं है। तो डीएनए किससे बना होता है और आरएनए किससे बना होता है, पता चल गया कि नहीं चल गया, ऑटोमेटिक तोड़ेंगे तब पता चलेगा। अपन बात करते हैं सबसे पहले डीएनए की, किसकी बात करते हैं, डीएनए की बात करते हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल, है ना। डीएनए मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए होता है। अगर डीएनए जो होता है गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होता है, किसी भी कोशिका में डीएनए की संख्या गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है, याद ध्यान रखना। अगर अपने अंदर 46 गुणसूत्र है एक कोशिका, तो हमारे अंदर डीएनए भी कितने होंगे, एक कोशिका में 46 हो, समझ गए। यानी डीएनए की संख्या, डीएनए की संख्या जो होगी वो किसके बराबर होगी भाई, कोशिका में उपस्थित, कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है, सूत्रों की संख्या के बराबर होती है। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, एक इकोलाई बैक्टीरिया का दिया हुआ है किताब में, एनसीईआरटी किताब में 3 एग्जाम्पल दिए हुए, एक मानव का दिया हुआ है, एक इकोलाई बैक्टीरिया का दिया हुआ और एक बैक्टीरियोफाज का दिया हुआ है। 3 के डेटा याद रखें, ओरल रूप से ध्यान रखें। एनसीईआरटी की किताब में जो भी है उनको तो याद रखें कम से कम। तीनों के नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड संख्या दी हुई है, नाइट्रोजन सारे लिखे हुए हैं, ओपीएम लिखे हुए हैं, तो वो याद रख करें, ये इंडिविजुअल याद ही करने का, बस इतना सा ध्यान रखें कि एक कोशिका में जितने गुणसूत्र होंगे उतने ही क्या होंगे, डीएनए होंगे। किताब में जो दी गई है वो नाइट्रोजनी सारक की संख्या दी है, कितनी दी हुई है, किताब थोड़ी है किसी, डेटा नहीं लिखा हुआ क्या, डीएनए वाला, डीएनए स्टार्टिंग में ये रहा, देखो 3 एग्जाम्पल दिए गए, दिए हुए, एक तो दिया हुआ है पेज संख्या 89 पे, एक तो दिया हुआ है जीवाणु भोजी,
है ना, 5 इंटू 174। ध्यान दें, एग्जाम्पल एनसीईआरटी के याद रखें। जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी जानते हो ना, बैक्टीरियोफेज। क्या होता है जीवाणु भोजी? नाम सुना जीवाणु भोजी है? सबसे खतरनाक भोजी होती है, नहीं होती भाभी होती है सबसे खतरनाक। जीवाणु भोजी मतलब जीवाणु की भाभी, भक्षण करने वाले, जीवाणु को खाने वाला वायरस। ये क्या है? वायरस है जो जीवाणु को भक्षण कर जाता है। इसकी अलग अलग जातियां होती है। जीवाणु भोजी लैम्बडा होती है, जीवाणु भोजी M13 होती है। उसमें स्पेशली अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है 5 इंटू जीवाणु भोजी 5 इंटू 174। ये एक प्रजाति है, ये एक स्पीसीज है। क्या है? स्पीसीज है जीवाणु भोजी। और आपको पता होगा जीवाणु भोजी जीवाणु का भक्षण करता है। इसके लिए साइंटिफिक और धार्मिक कारण भी है। आपको पता होगा कि हम जो गंगा जल पानी लेके आते हैं, एक नहीं है, आज से 20 साल पहले अपने दादी या परदादी जो भी गई थी गंगा जी, है कि नहीं, उस समय पानी की बोतल भर के लेके आए कि नहीं आए, और घर पे पड़ा है गंगा जल। अगर हम आज भी 20 साल पुराना पानी बोतल में भरा पड़ा हुआ है और एक गिलास भर के पी लो, हमारे शरीर पे कोई साइड इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। चलो अपने वाला पीने वाला पानी लो, बोतल भर के, मैं तो कहूँ 20 साल छोड़ो, 1 महीना ही रख के देख लो और पी के देख लो, लूज मोशन शुरू नहीं हो जावे क्या? है कि नहीं है? वोमिटिंग शुरू नहीं हो जाए? पी सकते हैं अपन? मटकी में 5 दिन मटकी नहीं वॉश करानी अपन, पानी से भर जावे तो बदबू मारने लग जाती, नहीं लग जाती है क्या? तो गंगा जल का पानी तो 20 साल 30 साल ही कुछ नहीं बिगड़ता है। रीजन क्या? रीजन है, कारण क्या है? गंगा मैया, इसीलिए वो एक धार्मिक धर्म से जोड़ दिया गया है। ये भी चीज है, लोग क्या नहीं मानते हैं तो उसको धर्म से जोड़ा जाता है। ठीक है ना? आगे अपन एक चैप्टर में पढ़ोगे आप, बोटनी का चैप्टर है पवित्र उपवन, पवित्र बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता वाला चैप्टर है। जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाता है, उसमें पवित्र उपवन है। का पवित्र उपवन लोगों को जैव विविधता से धर्म से जोड़ दिया गया है। जैसे उल्लू है, उल्लू को नहीं मारना भाई, लक्ष्मी जी नहीं आएंगे घर पे, लक्ष्मी जी का अवतार है, मानते कि नहीं मानते? चूहे को नहीं मारना चाहिए, गणेश जी नाराज हो जाएंगे। वो तो बच गया गणेश जी वाला चूहा, तो है कि नहीं है? माता जी की खेजड़ी है, इसको नहीं, ये ओरण है, वो तो खेजड़ी बच गई, बच गई नहीं बच गई, है कि नहीं है? ये धर्म से जोड़ दिया गया है। ऐसे ही गंगा जी के पानी को हम माता से उसे जोड़ दिया गए हैं। बट रीजन, साइंटिफिक रीजन ये है कि गंगा जल के अंदर जीवाणु भोजी खूब सारे होते हैं। क्या होते हैं? खूब सारे जीवाणु भोजी होते हैं जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। क्या करते हैं? जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। तो पानी के अंदर जीवाणु बैक्टीरिया पैदा ही नहीं होंगे तो पानी खराब होगा क्या? नहीं होगा, है कि नहीं है? पानी खराब होगा ही नहीं कभी भी। इसका रीजन ये है कि अंदर बैक्टीरियोफाज है, जीवाणु भोजी। लेकिन हमने जोड़ दिया उसको, माता जी से रिलेटेड जोड़ दिया, है कि नहीं है? कुछ जोड़ना भी पड़ता है, जैसे तुलसी का पत्ता है। आपको पता होगा तुलसी के पत्ते को कभी भी दांतों के नीचे नहीं चबाना चाहिए, सीधा गिर जाना चाहिए, एक नहीं निकल जाना चाहिए। करते कि नहीं करते अपन? क्यों भाई? रीजन क्या है इसका? इसका रीजन ये है कि तुलसी के पत्ते के अंदर होता पारा, मरकरी होती है, दांत खराब हो जाएंगे, इसलिए धर्म से जोड़ दिया। पाप लगेगा भाई, अगर दांतों के नीचे चबाया ना तो पाप लगेगा, ठीक है? दांत खराब हो जाएंगे, तो धर्म से जोड़ेंगे तो सब मानेंगे, इसको मानेंगे तो सारा निकलेंगे, इस पत्ते को निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? कोई चीज धर्म से जोड़ने पर वो साइंटिफिक कारण भी होता है, ये ध्यान रखें। तो ये ध्यान रखें, इसके अंदर आपको ये डेटा ध्यान रखें। तो जीवाणु भोजी, ये किताब की लैंग्वेज वाली ध्यान रखें। इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है कितनी? 5386 होती है। कितनी होती है भाई? 386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अगर कॉपी में नहीं लिखा हुआ तो लिख लो, ये ध्यान रखें। अगला ध्यान दो, लिखा हुआ है तो अच्छी बात है ना। आगे ध्यान दो, जीवाणु भोजी लैम्बडा। अगली प्रजाति कौन सी है भाई? जीवाणु भोजी लैम्बडा। लैम्बडा के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं भाई? जीवाणु भोजी के अंदर हो गए 48,502, 48,000
502 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दो, इसमें 4 युग्म होते हैं, एक ही बात है। ठीक है ना, 2 युग्म जुड़ करके बनाएंगे। आगे ध्यान दो, 3.3 इंटू 10 की पावर 9 मनुष्य के अगुणित, मनुष्य के अगुणित, ध्यान दो, द्विगुणित नहीं, अगुणित के अंदर मनुष्य के अगुणित। ठीक है ना, कोशिका में कितने होंगे भाई? 3.3 इंटू 10 की पावर 9 स्टार युग्म होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या पाई जाती है। ये 3 एग्जाम्पल ध्यान रखें खुद। हमेशा डेटा एनसीईआरटी वाले याद करें, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, नीट में भी एनसीईआरटी वाले डेटा ही पूछते हैं, मेन डेटा है। ठीक है ना, आगे ध्यान दो। अब अपन बात करते हैं डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना में, डीएनए की संरचना में आपको पता होगा, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। कौन कौन से बताएगा कोई? डीएनए की संरचना देखते हैं अपन। डीएनए की संरचना, ठीक है, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और इनके कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। कोई बताएगा कौन कौन से घटक हैं? बहुत बड़ा। फर्स्ट हो गया नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक, और पेंटोज शर्करा, और फॉस्फेट। बहुत बढ़िया, फॉस्फेट समूह। 3 ग्रुप ही होते हैं। सबसे पहले अपन बात किसकी करते हैं? नाइट्रोजनी क्षारक की बात करें तो ये कितने प्रकार के होंगे भाई? नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? बहुत बढ़िया, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्यूरिन, दूसरा पिरिमिडिन कह सकते हो, पायरिमिडिन कह सकते हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये ध्यान रखें, पिरिमिडिन। अब ध्यान रखें, जो प्यूरिन होगा उसमें 2 वलय मिलेगी, और जो पिरिमिडिन होगा उसमें एक ही वलय मिलेगी। ये ध्यान रखें, यानी ये प्यूरिन जो होता है क्या होता है? 2 वलय युक्त होता है। क्या होता है? 2 वलय युक्त होता है। जबकि ये क्या होता है? एक वलय युक्त होता है। एक वलय युक्त होता है। इसकी संरचना भी ध्यान रखें, केमिस्ट्री में इसकी संरचना दी हुई है ना? हाँ, 2 वलय का मतलब देखो, ये बायोलॉजी में क्या है कि सूत्र इतना बायोलॉजी वाले को याद होते नहीं है, वो देने की कोशिश कम करेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन में आएगा आपका कि जैसे क्वेश्चन आ जावे, निम्नलिखित, मैं ऐसे बना रहा हूँ वो केवल समझाने के लिए, निम्नलिखित में से एडिनिन है। क्या है? समझ गए? ऑप्शन में आएगा ऐसे, ऐसे आ गए, एक बेंजीन वाले टाइप के, दूसरा आ गया ये, ठीक है, तीसरा आ गया और चौथा आ गया ऐसा। ठीक है,
कौन सा होगा भाई, बताओ कौन है? एडिनिन कौन सा है? मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, फिक्स फॉर्मूले नहीं दिए मैंने, ठीक है ना? आपको सपोज करना, बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे, फिक्स फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं, आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी। अगर याद है अभी लिखी हुई बोर्ड पे, अगर ध्यान है तो थोड़ा आप दिमाग लगा सकते हो। क्या होगा? सेकेंड नंबर, बहुत बढ़िया। क्यों? दो वले, देखो इसमें बेंजीन वले एक ही थी, इसमें दो वले एक नहीं, एक बेंजीन है और दूसरी का नाम क्या है इसका, पेंट वाली है, ठीक है। ये भी एक ही वले है, ये भी एक ही वले है कि नहीं है? तो दो वले आ गई, मतलब ये एडिनिन, एडिन मतलब प्यूरिन है, दो वले होते ही क्या है, प्यूरिन है। क्या है? तो ऐसे वहाँ ऑथोरेटिक फॉर्मूला आएंगे, प्यूरिन का स्पेशल दिया, वो गलत थोड़ी लिखेंगे वो, है ना? सारा पायरिमिडिन या कोई दूसरा दे देंगे, एक प्यूरिन का दे देंगे। आपको ध्यान है, अब ऐसे कई बार तीन ऑप्शन में आ जाएंगे डबल वाले, और एक में आ जाएंगे सिंगल वाले, और पिरिमिडिन का कोई पूछ लेंगे, ठीक है ना? तो हमेशा दो वले होती है किसकी, प्यूरिन वालों की, और एक वले किसकी होती है, पिरिमिडिन वालों की होती है, ये ध्यान रखें, ठीक है ना? आगे देखो, इसमें दो वलय युक्त होता है। प्यूरिन कितने प्रकार का होता है ये पता ही आपको, एक एडिनिन, एडिनिन का सिंबल क्या है, ए। दूसरा ग्वानिन, इनका सिंबल जी। ये इसमें सारे लिखने हैं, ध्यान रखें, ठीक है ना? और इसमें ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो साइटोसिन सी, और अगला थाइमिन टी। थाइमिन क्या होगा, टी होता है। अब ध्यान दो, अब हमने कहा जो एडिनिन होता है वो किससे जुड़ा होता है भाई, थाइमिन से। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, उसमें एडिनिन किससे जुड़ा होता है, थाइमिन से जुड़ा होता है। और साइटोसिन किससे जुड़ा होता है, ग्वानिन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? और बीच में बंद क्या होते हैं भाई, इस बंद का नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन का द्विबंध होगा, क्या होगा? और ये भी हाइड्रोजन का त्रिबंध होगा, यानी नाइट्रोजनी सारक के मध्य जो बंध होता है वो कौन सा बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। ए टी के बिटवीन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, सी जी के बिटवीन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ होती है, ध्यान रखें, इसकी लंबाई होती है कितनी, 3 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 3 एंगस्ट्रॉम है। हाइड्रोजन बंध की लंबाई कितनी होती है? 3 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यानी नाइट्रोजनी सारक हमेशा ऐसे ही जुड़े होंगे, ए टी के साथ जुड़ा होगा, सी जी के साथ जुड़ा होगा। तो अब आपको पता होगा कि डीएनए में ए और टी की मात्रा बराबर रहेगी कि नहीं रहेगी, सी और जी की मात्रा बराबर रहेगी कि नहीं रहेगी। यानी अगर मान लो यहां पे 100 ए है तो हमें टी भी कितने मिलेंगे, 100 ही मिलेंगे। अगर सी 100 है तो जी भी हमें कितने मिलेंगे, 100 ही मिलेंगे, है कि नहीं है? बट ए प्लस टी सी प्लस जी बराबर होवे ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखें। और हमेशा एक चीज ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें, आगे न्यूमेरिकल भी आएगा इसका, इससे पहले हमेशा ध्यान रखें कि प्रोकैरियोटिक के अंदर जीवाणु वगैरह है ना, प्रोकैरियोटिक में, किसमें, प्रोकैरियोटिक में C प्लस जी की मात्रा, C प्लस जी की मात्रा A प्लस टी से अधिक होती है, अधिक टी है, ये ध्यान रखें। प्रोकैरियोटिक में जीवाणु आता है, साइनो जीवाणु आता है, माइकोप्लाज्मा आता है ना? तो जीवाणु वगैरह है ना, उसमें हमेशा C प्लस जी की मात्रा A प्लस टी से अधिक होती, मतलब C प्लस जी की मात्रा ज्यादा होगी। और अगर अपन यूकैरियोटिक की बात करें, किसकी बात करें,
यूकैरियोटिक की बात करेंगे, यूकैरियोटिक मीन्स हम जंतु कोशिका, पादप कोशिका। तो यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें C+G की मात्रा जो होगी A+T से कम होती है, कम होती है। ये ध्यान रखें, एक माइंड में ध्यान रखें कि प्रोकैरियोटिक में C+G की मात्रा A+T से ज्यादा होगी और यूकैरियोटिक में C+G से A+T की मात्रा ज्यादा होगी। बस इतना सा ध्यान रखें, प्रोकैरियोटिक में C+G ज्यादा और यूकैरियोटिक में A+T ज्यादा होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखें। तो नाइट्रोजनी क्षारक आगे दो प्रकार के होते हैं, ए टी से जुड़ा होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, सी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, जी से जुड़ा होता है। फिर आ जाता, देखो सेकंड घटक हमारे पास क्या था, पेंटोज शर्करा। अब इसमें पेंटोज शर्करा में आपको पता होगा, पेंट नाम ही पेंट है ना, मेथ एथ प्रो पेंट है कि नहीं है। पेंट का मतलब 5, यानी कार्बन कितने होंगे, 5 कार्बन होंगे। कितने होंगे, 5 कार्बन होंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अणुसूत्र क्या होगा भाई इसका पेंटोज शर्करा का। एक मिनट, शर्करा का नाम पहले देखो, इसको लिखने का भी तरीका होना चाहिए आपके पास। डीएनए की संरचना आ गई मान लो, तो फिर नाइट्रोजन क्षारक जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखोगे। फिर ये पेंटोज शर्करा आ गया, 5 कार्बन युक्त शर्करा, ऐसे लिखोगे 5 कार्बन युक्त शर्करा। ठीक है, फिर कौन सी शर्करा भाई इसके अंदर डीएनए में, डी ऑक्सी राइबोज शर्करा, यही है। और इसका अणुसूत्र कितना होगा भाई, अणुसूत्र कितना होता है बताया क्या, इससे तो चित्र दिया हुआ तो किताब में, संरचना सूत्र। चलो ये आना चाहिए, किताब में डायग्राम बनाए हुए दिया हुआ भी है ना, पीछे दिया हुआ भी है। जब डायग्राम बनाओगे देखोगे, अणुसूत्र कितना हो गया भाई, कौन बताएगा। अणुसूत्र मतलब तो संगनित सूत्र, केमिस्ट्री में पढ़ा, रचना थोड़ा बिखेरना उसको। अब देखो, आपको चलो अणुसूत्र नहीं आ रहा, संरचना सूत्र आ रहा, तो मैं संरचना बना रहा हूं, फिर बता देना। 5 कार्बन होते हैं ना, ये स्ट्रक्चर है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। ठीक है, यहां पे ये पांचवा कार्बन, पांचवा कार्बन, ये मान लो है इसकी संरचना, ये है पहला कार्बन, ये क्या है, ये 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 पांचवा कार्बन। ठीक है, समझना। अब अल्टरनेट OH ग्रुप जोड़ दो, यानी OH ग्रुप जोड़ दो सब पे, यानी यहां पे एक 2 कार्बन 4 बंद बना सकता ना, तो यहां पे क्या जोड़ेंगे भाई, OH, एक H जुड़ जाएगा, ये H हो गए 4 कंप्लीट, इसके हो गए कि नहीं हो गए। यहाँ पे ही देखो OH, यहाँ पे H जोड़ दिया, यहाँ पे मैं OH जोड़ दूं, सही है। अब ध्यान दो, यहाँ पर भी OH जोड़ दूं, अब कितने हो गए भाई देखो, यहां सर आपने नहीं जोड़ा, यही तो कमाल है, डीऑक्सी बना रहे हैं। डीऑक्सी में दूसरे कार्बन पे, किस पे, दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, तभी डीऑक्सी, डी का मतलब ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो यहां पे एच आएगा, क्या आएगा, एच आएगा। अब इसका फॉर्मूला बनाओ, देखो 1 2 3 4 5, यानी सी कितने हो गए 5, एच देखो काउंटिंग करो, एच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आना चाहिए, है ना, ये है ना, 4 6 8 11 हुए। ऑक्सीजन देखो C5 H11, वैलेंसी कंप्लीट है क्या सबकी, देखो 1 2 3 4, ठीक है।
10 होगा, एक मिनट यहाँ पे, ठीक है, H10O4, 4 है क्या, 1 2 3 और एक 4, ये हो गए अणुसूत्र किसके, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, हो गए डीऑक्सी राइबोज शर्करा का। एक मिनट में देख लेता हूँ, कंफ्यूजन हो गया, मैं किताब में देख लो या तो है 10 यार है, फिर भी मैं थोड़ा, ऐसे सही है फिर भी, ठीक है, ये अणुसूत्र हो गया, और ये क्या हो गया, संरचना सूत्र, क्या हो गया, संरचना सूत्र हो गया। तो ये पेंटोज शर्करा में लिखना है, लिख लोगे, पूरा लिखना है, ठीक है ना। अब पेंटोज शर्करा, देखो हमारे पास नाइट्रोजन क्षारक आ गए, पेंटोज शर्करा आ गई, फिर तीसरा क्या आएगा भाई, फॉस्फेरिक समूह या फॉस्फेट समूह, तीसरा है फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट समूह तीसरा, फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट समूह में क्या आएगा भाई, फॉस्फेट समूह आपको पता होगा डीएनए की रीढ़ की हड्डी बनाता है, बनाता है कि नहीं बनाता है, सीडी स्टैंड, ये काम कौन करता है, फॉस्फेट समूह करता है। इसका अणुसूत्र क्या होगा, कौन बताएगा, H3PO4, यही होता है फॉस्फेट समूह। और इसका संरचना सूत्र क्या होगा, देखो पी, पी एक है, ठीक है, एक है ना। अब आपको पता होगा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की संयोजकता कितनी होती है, कौन बताएगा, फॉस्फोरस की संयोजकता कितनी होती है, 3 या 5 होती है, या तो 3 होगी या कितनी होगी, 5 होगी। देखो एक H ये जुड़ गया, दूसरा H ये जुड़ गया, तीसरा H ये जुड़ गया, और डबल बॉन्ड करके O जुड़, है कि नहीं है। तो ये एक संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, H3PO4, सॉरी OH, OH, OH हो गया, H3PO4, ये संरचना सूत्र, ये क्या है, अणुसूत्र। तो ये तीनों, तीनों जो हैं ये घटक हैं डीएनए के, किसके घटक है, डीएनए के, है ना। हो गया ना, क्या फॉस्फोरस की संयोजकता यहाँ कितनी मानी गई है, 5 माना गया। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2, ये डबल बॉन्ड बनाया, OH की -1 होती है कि नहीं होती है, तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। तो ये सिंगल बॉन्ड बना लिया 3, और ये डबल बॉन्ड बना लिया, ये अणुसूत्र और संरचना सूत्र, ठीक है। अब हमें इनकी संरचना बनानी है, संरचना बनानी है तो आपको पता होगा डीएनए का निर्माण करना है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण की प्रोसेस है। देखो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण, टाइम हो गया, कितनी बजे है ना, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण, न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में कैसे होगा भाई, पहला स्टेप क्या होगा, पहला होगा नाइट्रोजनी क्षारक, क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्षारक में आपको पता ही है CG से जुड़ा होगा, AT से। फिर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण कैसे होगा भाई, शर्करा, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक, ये जुड़ करके क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनाता है, बनाता कि नहीं बनाता है। अब इसके भी फॉर्मूले ध्यान रखें, अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है तो आप बना सकते हो। पहले
बनाने की कोशिश करो। देखो हमारे पास हो गया ये पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा ये है, मान लो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, चौथा, पांचवा कार्बन, ठीक है। ये क्या है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा, पेंटोस शर्करा डीऑक्सीराइबोस शर्करा है। इधर ध्यान देते, इधर पेंटोस शर्करा है। अब इसके साथ क्या जुड़ा भाई? नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजन क्षारक देखो इसके अंदर ए भी जुड़ सकता है। नाइट्रोजनी क्षारक क्या हो सकता है? ए भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब इसमें नाम ही नाइट्रोजनी क्षारक है, तो एमिनो समूह है NH2, N नाइट्रोजन है कि नहीं है? तभी तो है। तो इसका NH ध्यान रखें, इन चारों का, चारों में इधर जो होगा संरचना वो होगी NH के रूप में। देखो NH के रूप में, ऐसे रूप में होगी, होगी कि नहीं होगी? तो इसका H और इसका OH, पेंटोस शर्करा का OH और इसका H, ये जल का अणु क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? और इसके बीच के अंदर एक बॉन्ड बन जाएगा, इसके बीच में एक बंध बन जाएगा, किसके? C और N। इस C और N के बीच में इसमें ये है ना, सीधा बनेगा। ध्यान रखें, मैं आपको बताने के लिए बना रहा हूं। ये जो बंध बनेगा इसको बोलेंगे क्या? N बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध होगा। कौन सा बंध होगा? N बीटा, दरवाजा खोल देना, ग्लाइकोसाइडिक बंद होगा। और इनका जो लेट कैसा है मैथ से ना, इनका जो एंगल होगा वो होगा कितना भाई? 51 डिग्री का। कितना होगा? तो ये बंद भी ध्यान रखें। देखो नाइट्रोजन क्षारक के बीच में हाइड्रोजन बंद, पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक के बीच में कौन सा होगा? N ग्लाइकोसाइडिक बंद होगा, बॉन्ड होगा, है ना, ये ध्यान रखें। ठीक है, थोड़ा पट गया ना।